नमस्कार। आप डाकिया पोस्ट से जुड़ चुके हैं, जहां आप ही के सामने खुलता है खबर का लिफाफा। नवंबर 2020 में शुरू हुई किसान आंदोलन के 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली ने लाल किले पर झंडा फहरा दिया। साथ ही पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर घुमा घुमा के कुछ देर के लिए ही सही दिल्ली की कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ा दी। लेकिन इसके बाद किसान आंदोलन के दशा और दिशा पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। हालांकि सवाल तो ये भी होने चाहिए कि 11 दौर की बातचीत के बाद भी सरकार इन किसानों को मनाने में नाकाम क्यों रही। 26 जनवरी जब देश के बड़े बड़े राजनेता राजपथ पर देश की आन बान शान देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, उसी वक्त सरकार के बनाए कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के एक कोने से राजधानी के अंदर घुस रहे थे। जैसे जैसे राजपथ पर सलामी के लिए आने वाली परेड की कदम ताल से दिल्ली के लोगों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे किसानों के ट्रैक्टर की इंजन की आवाज़ से दिल्ली वासियों के माथे पर बल पड़ रहे थे। सारा मीडिया राजपथ की कवरेज दिखाने में बिजी था, लेकिन समझने वाले समझ पा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ निकल गए और प्रधानमंत्री ने भी जनता से मिलने का फोटो सेशन खत्म किया, तब खबर आई कि किसान लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं। इसके साथ ही ये इतिहास में दर्ज हो चुका था। कुछ लोगों को यह घटना बहुत ही बुरी लगी कि तिरंगा हटाया गया, जो कि सही बात नहीं है। कुछ को ये लगा कि खालिस्तान का झंडा फहराया गया, ये बात भी गलत निकली। कुछ को ये बुरा लगा कि धर्म का झंडा लाल किले पर बहुत गलत बात है, और कुछ ने इसे मोदी सरकार की हार और एक सच्चे लोकतंत्र में आंदोलन की जीत कहकर अच्छा कदम भी बताया। लेकिन अच्छा हो या बुरा, इतिहास तो इतिहास होता है, इसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, किया ये जा सकता है कि एक वक्त आने के बाद नाम वगैरह बदल दिए जाएं, इस उम्मीद में कि समाज और धर्म की प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है जिस पर देश में किसानों के साथ और खिलाफ के दो धड़े बन गए। अगर आप खबरें देखते हैं तो समझ पाएंगे कि 2014 के बाद देश में अचानक स्थिति बन गई कि देश की आम जनता किसी मुद्दे पर विरोध प्रकट करती है और देश की ही जनता इन विरोध करने वालों का विरोध। आंदोलन के खिलाफ आंदोलन होने लग गए हैं। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। मीडिया अनाप शनाप खबरें दिखाता है और अधपका ज्ञान लेकर लोग अपनी मांगों के लिए आंदोलन शुरू करने वालों का विरोध शुरू कर देते हैं। भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पार्टी वर्कर विरोध करें और सरकार का पक्ष रखें तो बात समझ आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है लोगों का जो मीडिया और सोशल मीडिया एजेंडा थ्योरी के हिसाब से अपनी राय बना लेता है। देश की जनता को धड़ों में बांटकर कंफ्यूज करने का जो हुनर अभी की सरकार में है, उसके सामने कांग्रेस के 70 सालों का सिंपैथी वाला राज कुछ जान नहीं पड़ता। हम बात कर लेते हैं देश में कुछ बड़े विरोध प्रदर्शनों की, जिन्हें आप आंदोलन भी कह सकते हैं, कि किस तरह 2014 के बाद सरकार ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वालों को ही सवाल के कटघरे में खड़ा करके उनके आंदोलनों की जड़ें खोद दी। हम 2014 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी के बाद सत्ता बदली थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में सब मीठा मीठा था और हम एक आदर्श देश में थे। अपने आखिरी सालों में मनमोहन सिंह की सरकार ने कोल स्कैम, 2G, निर्भया और लोकपाल जैसे मामलों पर सड़क और संसद पर बहुत एरोगेंस दिखा दिया था, जिसकी वजह से ही उनसे जनता का मोह भी भंग हो गया। खैर, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट गवर्नमेंट की उस टैक्टिक्स की जहां पर विरोध करने वालों को ही गुनहगार बना दिया जाता रहा। जो बड़े आंदोलन जो नज़र में आते हैं, इनमें से एक था 2018 में हुआ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आंदोलन, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट के उस वक्त के प्रेजेंट प्रावधानों को डाइल्यूट करने की वजह से खड़ा हुआ था। इससे पहले SC/ST के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और प्रताड़ित करने पर तुरंत गिरफ्तारी होती थी और जमानत भी नहीं मिलती थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस एक्ट का दुरुपयोग होता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने सरकारी और गैर सरकारी लोगों की गिरफ्तारी करने के नियमों में फेरबदल कर दिया था। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। उसके साथ ही एक बड़ा धड़ा ये भी कहते हुए सामने आया कि इनकी मांग बाकी जाति के लोगों के खिलाफ है। लॉजिक ये दिया गया कि झूठी कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं। पूरे देश में कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हुए ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक अमेंडमेंट लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। सरकार ने एक्ट को पहले की स्थिति में ला दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मान भी लिया। इसके बाद NRC को लेकर असम और बंगाल में हुए विरोध के बाद पूरे देश में आंदोलन की आग फैल गई। दरअसल NRC की शुरुआत असम से हुई थी, जो बनना तो शुरू हुआ था 2013 में।
लेकिन पब्लिश हुआ 2019 में। कंट्रोवर्सी की वजह ये हुई कि 33 मिलियन में से 31 मिलियन लोग ही इस लिस्ट में शामिल हो पाए। कई जगह तो सिटिंग एमएलए और देश की रक्षा में युद्ध लड़े आर्मी के जवानों के नाम तक लिस्ट में शामिल नहीं थे। इतनी गलत लिस्ट बनने और कंट्रोवर्सी खींचने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। संसद में दिए इस बयान ने इस मामले में जैसे आग में घी डालने का काम किया। पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। नवंबर में होम मिनिस्टर के इस बयान के बाद सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आ गई, जिसमें 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ श्रीलंका से आए तमिल्स, म्यांमार से आए रोहिंग्या और तिब्बतियन रिफ्यूजीज को मेंशन नहीं किया गया था। प्रोटेस्ट की वजह यही थी कि अगर एनआरसी लागू करके तमिल्स, रोहिंग्या, तिब्बतियन और मुस्लिम की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तो सीएए में उनकी नागरिकता वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। इन प्रोटेस्ट में बैठे लोगों को कई तरह से बेवकूफ़ ठहराए जाने की कोशिश की जाने लगी। मीडिया में सुबह से लेकर रात तक एंकर और एक्सपर्ट ये राय फैलाते दिखे कि प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, सरकार कभी बुरा नहीं चाहती और विरोध करने वाली जनता बेवकूफ़ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जिससे लोकतंत्र के स्वघोषित चौथे स्तंभ ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि छात्र हिंसक हो रहे हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों की पिटाई की। बहुत सी गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोली से 2 छात्र घायल भी हुए। इस सब के बावजूद एक अलग मॉब तैयार हो गया जो इन छात्रों के खिलाफ सड़क पर उतरा, जिनमें से एक ने तो गोली चला के एक स्टूडेंट को घायल भी कर दिया। इसके बाद जामिया के बच्चों पर हुए इस तरह के व्यवहार और सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में कुछ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो देखते देखते विरोध प्रदर्शन से होते हुए आंदोलन बन गया। और यह आंदोलन 2020 में हुआ देश में सबसे बड़ा आंदोलन था। अगर बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के आंदोलन की बात की जाए तो यह आंदोलन उनमें से एक होगा जिसमें हर आयु, वर्ग, जात, धर्म के लोगों ने अपनी प्रेजेंस दी। यह आंदोलन धीरे धीरे सरकार के गले की हड्डी बन गया। इसके खिलाफ भी कई तरह के नैरेटिव दिए गए। बहुत से लोग इन आंदोलनकारियों के खिलाफ ही पब्लिक इनकन्वीनियंस की बात करते हुए उतरे, लेकिन आंदोलन बढ़ता रहा। 14 दिसंबर को शुरू हुए आंदोलन को वैश्विक महामारी कोरोना ने हरा दिया और आंदोलन करने वालों को 24 मार्च 2020 को जबरन कोरोना की वजह से उनकी जगह से हटाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां सरकार ने बहुत ही चालाकी से अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों को ही गुनहगार की कैटेगरी में डाल दिया या फिर अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर पर मर दिया। इसके अलावा मीडिया ने अपनी मांग उठाने वालों को गलत ब्रांड करके आंदोलनों को कमज़ोर करने की कोशिश भी लगातार की। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, आतंकवादी, खालिस्तानी, पैसे लेकर प्रोटेस्ट जैसे अलग अलग नैरेटिव दिए गए। हमारा मानना है कि सरकार का काम है जनता के कल्याण का काम करना और जनता को हक है अपनी बात रखने का, लेकिन हमारा संविधान किसी को भी हक नहीं देता हिंसा करने की, न सरकारी तंत्र को, न आंदोलन में बैठे किसी व्यक्ति को। ये देखना जनता का और सरकार का काम है। सरकार को चाहिए कि ऐसे माहौल भी न बनने पाए कि लोग अपनी बात, अपना विरोध रखने से डरने लग जाएं और समाज में वो भीड़ पैदा हो जो सरकार को जवाब ना देने दे और खुद सरकार की नुमाइंदी बनकर आंदोलन करने वालों को कुचलने लग जाए। किसान आंदोलन में हुए प्रोटेस्ट में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए था। के लिए अगर किसान नेता जिम्मेवार हैं, एक जिम्मेवारी सरकार में बैठे उन मंत्री महोदय के साथ सलाहकारों की भी होनी चाहिए जो 11 दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकाल पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और मुद्दे आपसे डिस्कस करने के लिए लाते रहेंगे। डाकिया पोस्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने आज शुरुआत की है ताकि कल बेहतर हो सके। नमस्कार।